आज का क्वेश्चन है। आज ज्योग्राफी का जो उस दिन नया चैप्टर चालू हुआ था उसमें से क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये बचे हुए क्वेश्चन जो छठा नंबर पाठ का चालू हुआ था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है। पहला ही दिन उस दिन चालू हुआ था छठा चैप्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फोडिज्म और पोस्ट फोडिज्म का अर्थ स्पष्ट करें। आज का क्वेश्चन हुआ फोडिज्म और पोस्ट फोडिज्म का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का कारखाना एक विस्तृत क्षेत्र में स्थापित किया। कहने का तात्पर्य है फोर्डिज्म और पोस्ट फोर्डिज्म के अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रसिद्ध उद्योगपति जो बहुत प्रसिद्ध थे वो हेनरी फोर्ड थे, ने कार बनाने का कारखाना एक विस्तृत क्षेत्र में स्थापित किया जिसमें श्रमिकों की संख्या बड़े पैमाने पर कार का उत्पादन अधिक था। कहने का तात्पर्य है कि हेनरी फोर्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कार का जो कारखाना स्थापित किया था वो बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत, बहुत चारों तरफ से बहुत बड़ा जगह पर वो स्थापित किया था और जिसमें श्रमिकों की संख्या बड़े पैमाने पर, कहने का तात्पर्य उसमें बहुत सारे श्रमिक रखे गए, बहुत सारे कारीगर रखे गए और आगे कहा कि उत्पादन बहुत अधिक किया गया। तो आगे कह रहा है कि बड़े उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए फोर्ड कारखाना एक मॉडल के रूप में संकल्पना को फोर्डवाद कहा जाता है। तो कहा गया कि ये जो हेनरी फोर्ड से, इसी से फोर्डिज्म और पोस्ट फोर्डिज्म का अर्थ निकलता है। तो पहले इसका क्लियर कर देता है कि फोर्ड होता क्या है। तो ये कहा है कि बड़े पैमाने पर जब कार उत्पादन होने लगे तब कह रहा है कि बड़े उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए फोर्ड कारखाना एक मॉडल के रूप में संकल्पना को फोर्डवाद कहा जाता है। तो कहा कि जो जैसे ही बहुत बड़े पैमाने पर जब कार उसको उत्पादन होने लगा, कार बन के निकलने लगा, तो कह रहा है कि स्थापना और संचालन के लिए फोर्ड कारखाना को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे कह रहा है कि 1980 के दशक के बाद 1980 ईस्वी के बाद दशक के बाद अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि जब 1980 के बाद के दशक में 81 से आगे जैसी बढ़ते गया तो अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर मतलब दिखा जा सकता था उस कारखाना में। आगे कह रहा है प्राचीन में भारी उद्योग के विकास के ये मंदिर अब भव्य नगरों में विकसित हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्राचीन नगरी जो भारी उद्योग होता था 1980 में, अभी वर्तमान में एक क्या भव्य मंदिर के रूप में स्थापित विकसित हो गए हैं। उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हो रही है। इनके कई कारण हैं। आगे देखते हैं, ये जो कह रहा है कि भव्य मंदिर के विकसित हो गए हैं तो उच्च प्रौद्योगिकी मतलब हाई क्वालिटी की बात होगी आधारित पर, और नए औद्योगिक नए जो उत्पादन हो रहा है उस पर उस केंद्रों की स्थापना हो रही है। इनके कई कारण हैं। अब कौन सा कारण है ये देखते हैं आगे हम लोग। एक में कह रहा है कि नगर के बाहर सस्ती दर पर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है।
उसका कारण है एक में कि नगर के बाहर अर्थात शहर से हट करके अगर गांव में कहीं भी जाता है तो कह रहा है कि नगर के बाहर सस्ती दर पर सस्ता में ज़मीन उपलब्ध हो जाती है। दूसरा में बोला है शुरू में एक मंजिली इमारत के कुछ कमरों में उद्योग स्थापित होता है। तो कह रहा है कि शुरू में एक मंजिला इमारत लगाया जाता है और इसके बाद उद्योग स्थापित किया जाता है। 3 में कह रहा है कि आकर्षक पर्यावरण में काम करने के लिए उच्च मिश्रित कुशल कर्मचारी और प्रबंधकों को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये कहा कि जैसा ही उद्योग लगता है तो अच्छे अच्छे जो कारीगर है गांव में देहात में या फिर कहीं भी शहर में तो उसको आकर्षण करने के लिए नए नए ऑफर दिए जाते हैं। 4 में कह रहा है कि नगर के समीप होने के कारण नगर की विकसित ढांचागत संरचना का लाभ इन इकाइयों को स्वतः मिल जाती है। तो जैसे ही नगर के समीप होने के कारण जो विकसित ढांचागत है संरचना और जहाँ ज़मीन लिया जाता है वहाँ भी वह स्वतः ही उसको मिलने लगता है। इस नई प्रवृत्ति को उत्तर फोर्डवाद या पोस्ट फोर्डिज्म कहने का मतलब इस नई प्रवृत्ति को उत्तर फोर्डवाद या पोस्ट फोर्डिज्म कहा जाता है। अमेरिका की ही जनरल मोटर्स फोर्ड एवं काइसलर द्वारा बाह्य मध्य अमेरिकी के क्षेत्रों में उद्योग की पूर्ण स्थापना की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य जो पोस्ट फोर्डिज्म है जब इस नई प्रवृत्ति को जब ले आता है तो इसको पोस्ट फोर्डिज्म कहा जाता है। तो ये अमेरिका के जनरल मोटर्स फोर्ड एवं काइसलर द्वारा बाह्य मध्य अमेरिकी क्षेत्रों में उद्योग की पूर्ण स्थापना धीरे धीरे की जा रही है। तो इससे क्लियर होता है कि नए जो पुराने उद्योग है उसको फोर्डिज्म बोला जाता है और जब नए उद्योग होता है जब इसको नए तौर तरीके पर लाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, पोस्ट फोर्डिज्म कहा जाता है। ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है उद्योग की परंपरा। आज का दूसरा क्वेश्चन है उद्योग की परंपरा अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। कहा कि उद्योग की परंपरा को जो अवस्थित है उसको प्रभावित कौन कौन से चीज़ करता है, कौन कौन से कारक करता है, उसकी विवेचना करने के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है इसका आंसर किसी विशेष स्थान पर किसी उद्योग को स्थापित करने के विभिन्न भौगोलिक एवं अभौगोलिक कारक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी विशेष स्थान पर उद्योग को स्थापित होता है तो एक भौगोलिक कारक होता है, एक अभौगोलिक कारक होते हैं। कौन भौगोलिक कारक में कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। भौगोलिक कारक उच्चावच, जलवायु, कच्चे माल के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, श्रम, बाजार, परिवहन इत्यादि भौगोलिक कारक। कहने का मतलब उच्चवाचक, जलवायु, कच्चे माल, कहने का तात्पर्य है जो कारक है कि जिससे उद्योग की हानि होती है, जिससे उद्योग विकसित नहीं हो पाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो जलवायु है मतलब कि कभी बारिश कभी मौसम चेंज होना, ये सब भी भौगोलिक कारण होती है जो उद्योग को विकसित होने में रोकती है। कच्चे माल का स्रोत अगर ठीक से नहीं मिल पाता है तो उसका भी तो उद्योग सही ढंग से नहीं चल पाता है, क्योंकि कच्चा माल होएगा तभी ना उसको चेंज करके पक्का करेगा। तो कच्चे माल भी क्या भी स्रोत। अब आगे है ऊर्जा का स्रोत। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी उद्योग लगाएगा तो उद्योग लगने के लिए कम से कम करंट चाहिए, बिजली चाहिए। और जब ऊर्जा उसको मिलेगा ही नहीं
तो कैसे उसको उद्योग चलेगा। तो ये भी एक कारक है जो भौगोलिक कारक में आते हैं। श्रम और बाजार, मेहनत और मार्केट। कहने का तात्पर्य है कि जब नए नए औद्योगिक लगते हैं, नए नए जब कोई उद्योग लगता है, तो यहाँ कहने का उत्तर है कि हमेशा जल्दी से श्रम मतलब कि कामगार नहीं मिलता है, काम करने वाला नहीं मिलता है। दूसरा बात है कि बाज़ार, जब नए नए कोई चीज़ का आविष्कार होता है तो वो उसका बाज़ार नहीं बनता है और धीरे धीरे बाज़ार बनता है, इस कारण से। और परिवहन मतलब अगर गांव में जा कर के, अगर शहर से अगर हट करके अगर कोई भी उद्योग लगा दिया जाता है तो परिवहन की वहाँ से ले जा कर के वहाँ पे सुविधा नहीं बन पाती है, इत्यादि भौगोलिक कारण है। ये सब क्या है? भौगोलिक कारण है। आगे देखते हैं अभौगोलिक कारक। अभौगोलिक कारक में कह रहा है कि पूंजी, बाजार, प्रबंध व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ इत्यादि सभी कारकों की पूर्ति किसी स्थान या प्रायः असंभव है। अभौगोलिक कारण में है जैसे कि जैसा ही कोई उद्योग, नया उद्योग लगता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी, पैसा बहुत मात्रा में चाहिए। दूसरी बात है उसके लिए फिर बाज़ार चाहिए, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं तो माल निकलेगा तो बाज़ार में सेलिंग होना चाहिए। तो पूंजी और बाज़ार, फिर प्रबंध की सुविधा होनी चाहिए कि कौन सा सामान कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए और कैसे मार्केट में उतारा जाए, तो ये प्रबंधन भी ज़रूरत है। व्यवस्था होना चाहिए, उस उद्योग की क्या व्यवस्था है। आगे है सरकारी नीतियाँ। अब कहने का मतलब उद्योग लग गया, अगर सरकार उस पर कुछ ऐसे कर लगा दे रहे हैं, ऐसे कुछ नीति लगा दे रहे हैं जिससे उद्योग नहीं चल पाता है, तो ये भी एक कारण बना हुआ है। इन सभी कारकों की पूर्ति किसी स्थान पर प्रायः असंभव है। ये सभी कारक की पूर्ति एक स्थान पर असंभव है। आगे कह रहा है अतः इनके सापेक्ष महत्व और प्रभाव के आधार पर उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया जाता है। और इसी के सापेक्ष ये सारे बात देख करके कि बिजली मिलेगा कि नहीं, आदमी मिलेगा कि नहीं, और बाज़ार मार्केट में सामान सब मिलेगा या फिर सामान को सेलिंग होगा कि नहीं, ये सारे बात निश्चय स्थापित करके निश्चय किया जाता है कि यहाँ पे उद्योग लगाया जाएगा तो ये विकसित होगा या नहीं। आगे कह रहा है अनेक कारकों में पारस्परिक संबंध भी होता है, अर्थात वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सब ऐसे जो कारक है ये कभी कभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे परिवहन, अगर बाज़ार सही नहीं है तो परिवहन, अगर मार्केट में गाड़ी आती है और जाम में फंस जाती है, तो ऐसा भी एक दूसरे पर, बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे कह रहा है कि उद्योग की अवस्थिति के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। अगर ऐसी कोई कारण है तो कौन सा ये महत्वपूर्ण कारण कौन कौन है? तो एक, दूरी के कारण, अगर शहर से ज़्यादा दूर हो जाता है तो ऐसी कारण में उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा। कच्चा माल के कारण, तो ये अगर कच्चा माल नहीं मिल पाता है जिसके कारण भी उद्योग नहीं चल पाता है, फैक्ट्रियाँ नहीं चल पाती है। आगे कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण। अब खाद्य प्रसंस्करण के कारण वन और खनिज औद्योगिक आधारित उद्योग, तो कहने का मतलब वन की कटाई के कारण भी, अगर वहाँ पे वनों की अगर सही ढंग से रखवाली नहीं किया जाता है, सही ढंग से उसको प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो वन और खनिज वहाँ पे ठीक से उपज नहीं पाते। इसके कारण भी द्वितीय ग में है द्वितीय उद्योग, मतलब सेकेंडरी उद्योग, धीरे धीरे उद्योग अगर सही ढंग से लगा है, उसके छोटे छोटे उद्योग में कैसे परिवर्तित करके उसको विकसित किया जाए। आगे है ऊर्जा के स्रोत के कारण। इससे पहले आपको बता दिया है, अगर वहाँ पे सही से ऊर्जा अर्थात बिजली का उपयोग नहीं हो पाता है या फिर बिजली नहीं मिल पाता है, इस कारण से उद्योग बंद हो जाते हैं। आगे कह रहा है जल के कारण, वहाँ पे जल भी की प्रबंधन होना चाहिए और जल की मात्रा असीमित होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है।
आगे कह रहा है श्रमिकों की उपलब्धता, मतलब कि आदमी जितना चाहिए उतना फैक्ट्री में लगना चाहिए। अगर आदमी नहीं मिल पाते हैं, अगर आउट ऑफ एरिया में अगर कर लेता है कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी उद्योग स्थापित किया जाता है तो वहाँ पे आदमी नहीं पहुँच पाते हैं, इसके कारण भी। और मानव संसाधन के कारण, और मानव के जो संसाधन है अगर उसका सही से उपयोग या फिर सही से प्रबंधन करके नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उद्योग चलाना असंभव है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाधान। आज का तीसरा क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की व्याख्या करें। कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो आज का आंसर है इसका अनेक आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता में कमी कभी नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि अनेक आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता की कमी नहीं हुई है। आगे कह रहा है कि नेहरू की विरासत के तौर पर आईआईटी जैसे संस्थानों और बाद में आईआईएम संस्थानों की स्थापना से ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ। कहने का तात्पर्य है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जितना टेक्निकल चीज़ के बारे में जो पूछ रहा है तो ये कह रहा है कि अनेक आर्थिक स्थिति और राजनीतिक के कठिनाई के बावजूद भी, कहने का मतलब बहुत सारे आर्थिक मतलब पैसे की कमी के कारण या कि राजनीतिक के कारण बावजूद स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता की कमी नहीं हुई है। कहने का मतलब कि हमेशा जागरूकता और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे भारत में बढ़ती ही गई है। नेहरू ने विरासत के तौर पर जो आईआईटी जैसे संस्था होते हैं वो जब के ओपन करने के लिए बात हुई और ओपन किया गया, बाद में आईआईएम जैसे संस्थानों को भी उसमें शामिल किया गया और उसमें उसको खोला गया से ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ, मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया गया जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ की। आज का तीसरा क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की व्याख्या करें। कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो आज का आंसर है इसका अनेक आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता में कमी कभी नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि अनेक आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता की कमी नहीं हुई है। आगे कह रहा है कि नेहरू की विरासत के तौर पर आईआईटी जैसे संस्थानों और बाद में आईआईएम संस्थानों की स्थापना से ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ। कहने का तात्पर्य है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जितना टेक्निकल चीज़ के बारे में जो पूछ रहा है तो ये कह रहा है कि अनेक आर्थिक स्थिति और राजनीतिक के कठिनाई के बावजूद भी, कहने का मतलब बहुत सारे आर्थिक मतलब पैसे की कमी के कारण या कि राजनीतिक के कारण बावजूद स्वतंत्र भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रति जागरूकता की कमी नहीं हुई है। कहने का मतलब कि हमेशा जागरूकता और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे भारत में बढ़ती ही गई है। नेहरू ने विरासत के तौर पर जो आईआईटी जैसे संस्था होते हैं वो जब
के ओपन करने के लिए बात हुई और ओपन किया गया। बाद में IIM जैसे संस्थानों को भी उसमें शामिल किया गया और उसमें उसको खोला गया। से ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ, मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया गया जिससे उच्च स्तरीय सूझबूझ की ऐसे उच्च स्तरीय सूझबूझ को जन्म दिया। मतलब जब IIT और IIM जैसे संस्थान जब भारत में खुले तो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में दिन पर दिन और बढ़ते ही गए और शुरुआत से लेकर के आज तक बढ़ते ही जा रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय मतलब कैसे किसी चीज़ के लगातार उसको किया जाए, तो ऐसे सूझबूझ का जन्म दिया। करों में छूट देकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों, कहने का मतलब जो कर लगाए जाते थे उस पर कुछ छूट दे करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया गया, पार्कों को स्थापना की गई और उसको छूट दिया गया। और जो भी टेक्नोलॉजी आता है दूसरे कंपनी के द्वारा तो उसमें स्थापित किया गया। अगर कर में छूट देगा तो उसको छूट मिलेगी, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी और उसका उत्पादन भी करेगी। आगे कह रहा है कि इन्फोसिस की शुरुआत एक छोटे फ्लैट से हुई। कहने का मतलब आज जो बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जो संस्था बना हुआ है, जो इन्फोसिस है, वो क्या था, पहले शुरू में एक छोटे से फ्लैट से चालू हुआ था। वो बड़ा अभी मान के चलिए कि एकड़ के एकड़ बना हुआ है जो टेक्नोलॉजी जो इन्फोसिस का कंपनी का, वो पहले कितना था, पहले एक छोटा सा बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ था। और आगे कह रहा है कि और HCL का जन्म 2000 में 30 लोगों से हुई थी। आज जो HCL है, जो हमारे देश का तेजस फाइटर जेट ये सब बनाता है, वो पहले क्या 2000 ईस्वी में शुरू किया गया और कब कितना 30 आदमी से काम शुरू किया गया था। उसको आज देखिए भारत के नंबर 1 संस्था के रूप में ये जानी जाती है और इससे आपको बहुत सारे फाइटर जेट बने हैं तेजस, जो भारतीय सेना में भी शामिल है। आगे कह रहा है कि परंतु आज भारत की कामयाबी का सबसे बढ़िया प्रतीक, अभी जो भारत में वर्तमान में जो कामयाबी का सबसे बढ़िया जो प्रतीक है IIT क्षेत्र ही है। लेकिन अभी जो वर्तमान में IIT जो संस्था बना हुआ है वो भारत का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के एक प्रतीक बना हुआ है। 1980 के बाद से ही इस क्षेत्र में क्रांति आई। जब 1980 से इस संस्था में लाया गया तो इस क्षेत्र में, इससे पहले भी IIT संस्था थे, लेकिन 1980 के बाद से इसमें क्रांति आई, मतलब नई लहर के साथ ये शुरू किया गया और इसमें बढ़ते ही गया। आगे कह रहा है कि यह भारत का प्रौद्योगिकी निर्यातक बन चुका है। ये अभी वर्तमान में भारत का एक प्रौद्योगिकी निर्यातक अभी IIT संस्था बन चुका है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करना हो तो ये संस्था कर देती है। और नए टेक्नोलॉजी का स्थापना करना हो किसी भी सेक्टर में तो ये IIT संस्था उससे करके देती है और नए टेक्नोलॉजी का निर्माण करती है। सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, ये सारे निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। फिर चलेंगे ये विकसित देशों के आधुनिक प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों की नई प्रवृत्ति का वर्णन करें, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेंगे।